हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर अभी आपने इस कहानी को नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, then what in your opinion makes it interesting? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपके अकॉर्डिंग इस बात से आप सहमत होंगे। वो कहना चाह रहे हैं कि इस कहानी में कोई भी बहुत ब्रीथलेस यानी कि सांसों को थमा देने वाला कोई साहसिक कार्य नहीं है, कोई एक्साइटिंग एक्शन नहीं है, फिर भी ऐसा क्या है जो इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। आंसर, The story did not have exciting action and breathless adventure, yet it had suspense in the story which made it interesting for the readers. क्या है कि इस कहानी में कोई भी एक्साइटिंग एक्शन नहीं है, ब्रीथलेस एडवेंचर नहीं है, लेकिन क्या है, सस्पेंस है कि क्या होगा। ऐसा रीडर के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि अब क्या होगा आगे। ये चीज़ जो है इस कहानी को रीडर्स के लिए इंटरेस्टिंग बनाती है। It was a good psychological narration and both the boys wanted to try something adventurous. कैसा एक साइकोलॉजिकल नरेशन है, मतलब डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो दोनों लड़के हैं वो कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं। एज देयर फैमिली वर पुअर एंड दे बोथ वांटेड टू राइड अ हॉर्स, मोराद स्टोल इट एंड दे बोथ रोड इट फॉर क्वाइट सम टाइम। अब जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा था कि ये दोनों जो लड़के हैं वो बहुत गरीब हैं, वो एक हॉर्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत इच्छा है कि वह घोड़े की सवारी करें। इसलिए मुराद जो है वो एक घोड़े को चुरा लाता है और कुछ समय तक ये लोग उसे अपने पास रखते हैं और सीखते हैं। आफ्टर दे वर ओवर देयर गेम प्ले दे टुक इट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड ओनर। और जब उनका मन भर जाता है, वो लोग घोड़े की सवारी से ऊब जाते हैं, उसके बाद वो लोग जाकर उस घोड़े को वापस उसके जो उसका रियल ओनर है, उनका मालिक है घोड़े का, उसके पास छोड़ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर एफ्रेड? अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उन दोनों बच्चों ने, लड़कों ने उस घोड़े को वापस लौटा दिया, उसका कारण क्या था। कंसाइस स्ट्राइकन का मतलब होता है कि उन्होंने, उनके अंतरात्मा से ये आवाज़ आई थी कि हमें वापस कर देना चाहिए, ये सही नहीं है, या फिर उन्होंने किसी डर से कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी या कुछ और रीज़न, उसके भय से उन्होंने उस घोड़े को वापस किया। आंसर, द बॉयज रिटर्न द हॉर्स नॉट बिकॉज दे वर एफ्रेड but because of their conscience. Their family was known for its honesty, yet they had stolen the horse month ago when they met John Byrow on his way to town. The horse was with them. क्या हुआ कि जो बच्चे थे, दोनों लड़के थे, उन्होंने घोड़े को लौटाया इसलिए नहीं क्योंकि वो डरे हुए थे, बल्कि क्योंकि अपनी उन्होंने अंतरात्मा की वजह से वो लोग चोरी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने लौटाया। उनकी जो फैमिली थी वो किसके लिए, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। और जब उन्होंने घोड़े को 1 महीने पहले चुरा लिया था और उसके बाद में फिर वो जिनका घोड़ा था जॉन बायरो, वो उनसे एक बार मिलते हैं रास्ते में, उस समय घोड़ा उनके साथ में होता है। तो क्या होता है फिर, ही केयरफुली एग्जामिन्ड इट एंड शेयर्ड दैट इट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड, जस्ट लाइक अ ट्विन. It felt like it was his own horse, but since he knew his parents, he didn't believe it was his horse they were carrying. This struck the boys and they decided to take the horse back to the farmer's vineyard to put it in the barn. तो क्या होता है कि वो जो जॉन बायरो है वो रास्ते में उनको मिलते हैं और घोड़ा इन बच्चों के साथ होता है। जॉन बायरो उस घोड़े को देखते हैं और वो पहचान लेते हैं उसको कि वो उनका घोड़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि इनके जो पिताजी हैं या इनकी जो फैमिली है वो इतनी ईमानदार है कि जॉन बायरो बोलते हैं कि अगर मैं उनको नहीं जानता तो मैं ये कहता कि ये घोड़ा मेरा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो लोग कितने ईमानदार हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरे घोड़े का जुड़वा कोई घोड़ा है, वैसा ही दिखने वाला, ये मेरा नहीं है। इस बात से वो दोनों बच्चे और ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि देखो लोग कितना सोचते हैं हमारी फैमिली के बारे में, उनको लगता है कि कितनी ईमानदार फैमिली और हम लोगों ने इसको चोरी किया हुआ है, इसलिए वो जाकर उसको वापस कराते हैं।
One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, the story begins in a mood of nostalgia. Can you narrate some incident from your childhood that might make an interesting story? अब इसमें ये जो 3-4 लाइनें ऊपर दी हुई हैं, ये आपकी स्टोरी की स्टार्टिंग लाइन है। मैंने स्टोरी में बताया है कि इनका मीनिंग क्या है कि राइटर जो हमारी नैरेटर हैं इसमें अरम जो अपने बचपन की कहानी सुना रहे हैं, वो अपने बचपन को याद करते हुए बोलते हैं कि वो उन अच्छे दिनों की बात है जब मैं 9 वर्ष का था। मेरा जो जीवन था वो अब सारे जो काल्पनिक वैभव होते हैं उनसे भरा हुआ था और जो लाइफ थी वो एक बहुत ही डिलाइटफुल यानी कि खुशनुमा और मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमयी सपनों से भरी हुई थी। तो ये जो मूड है यानी कि पुरानी भूतकाल की बातों को याद किया जा रहा है, इसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। तो ये जो बातें उन्होंने कही, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये कि इन चीज़ों से क्या आपको अपने बचपन की कोई कहानी याद आती है और क्या ऐसी कोई आपके जीवन की घटना है जिसको आप यहाँ पे बताना चाहें और उससे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, जो अगर आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुआ है या आप कुछ भी कर लिखना चाहो। बाकी इसका आंसर जो दिया है उसको देख लेते हैं हम लोग। बाई रीडिंग दोज लाइन्स नो वन कैन स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम ट्रैवलिंग बैक टू द मेमोरी लेन। क्या कह रहे हैं कि इन लाइनों को पढ़कर कोई भी अपने आप को अपनी यादों में जाने से रोक नहीं सकता है। मीन्स जो भी इसको पढ़ेगा उसको अपने बचपन के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर याद आएगा। आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज 12 years old, I used to visit my grandparents' home which was located at a hill station. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे अपना जो याद आ रहा है वो ये कि जब मैं 12 वर्ष का था और मैंने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे मैं जाता था, जो कि कहाँ था, हिल स्टेशन पे था उनका घर ग्रैंड पेरेंट्स का। आई वुड स्पेंड माई एंटायर समर वैकेशन विद देम, और मैं अपना पूरा जो समर वैकेशन था उनके साथ बिताता था। We would go to the market to eat delicious snacks, would go shopping and watch TV together. I remember once going to a summer camp for a month. They would drop me off to place and would come to pick me up after the classes over. अब वो कह रहे हैं कि मैं जाता था अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके साथ में मार्केट जाता था, डिलीशियस स्नैक्स खाता था, शॉपिंग करते थे, वो लोग टीवी देखते थे। साथ ही उन्हें एक और बात याद है कि जब वो एक समर कैंप के लिए जा रहे थे तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उन्हें छोड़ने जाते थे और जब क्लासेस ओवर हो जाती थी तो वो उन्हें लेने भी जाते थे। समटाइम्स माई ग्रैंड मदर वुड ब्रिंग अ पैकेट लंच फॉर मी, कभी कभी जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनके लिए लंच का पैकेट भी लेकर आती थी। आई वुड गेट इट एज फास्ट एज वी वुड गो शॉपिंग आफ्टर दैट, और मैं इतनी जल्दी जल्दी खाने को खाता था या फिनिश करता था कि उसके बाद हम लोग शॉपिंग जा सकें। आई ऑलवेज गॉट सैड वेन एवर आई गो टू बैक टू माई होम टू गो बैक टू स्कूल, और मैं बहुत सैड हो जाता था जब मुझे उस समर वैकेशन के बाद में अपने घर वापस जाना होता था और अपने स्कूल के लिए वापस जाना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The story revolves around characters who belong to a tribe in Armenia. Murad and Aram are the member of Geroglanian family, now locate Armenia and Assyria on the Atlas and prepare a write-up on the Gergolian tribes. You may write about people, their names, traits, geographical and economic features as suggested in the story. इसमें यहाँ पर ये पूछा गया है जो कहानी है उसके जो पात्र हैं मुराद एंड अरम, ये लोग गैरोग्लेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं यानी कि जनजाति से बिलोंग करते हैं और आर्मेनिया के रहने वाले हैं। तो राइटर ने जिस हिसाब से इनका वर्णन किया उसके अकॉर्डिंग आपको इनकी कुछ जो गैरोग्लेनियन फैमिली है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताना है, जैसे उनके नेम्स हैं, ट्रेड्स हैं, जियोग्राफिकल इकोनॉमिक फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें। देन आंसर, Geroglanian tribe is said to be a work of fiction by author William Saroyan in his book of year 1940 My Name is Aram। क्या बताया जा रहा है कि जैसा कि विलियम सैरोयन जो कि आपकी इस स्टोरी के कौन है, कहानीकार हैं जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, उन्होंने अपनी स्टोरी जो कि उन्होंने माई नेम इज़ अरम जो लिखा था, एक किताब है पूरी इन्होंने लिखी थी 1940 में, उसमें उन्होंने इस गैरोग्लेनियन ट्राइब के बारे में बताया है। उसके अकॉर्डिंग क्या है,
दे वर आर्मेनियन, वो आर्मेनियन थे यानी कि आर्मेनिया में रहते थे। दे वर पुअर पीपल हु हार्डली मैनेज टू गैदर फूड टू फीड देयर स्टमक एवरी डे, बट दे वर नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। और ये लोग कैसे थे, बहुत ही गरीब व्यक्ति थे जो कि बहुत मुश्किल से इतना अपने जो संसाधन जुटा पाते थे कि वो खाना खा सकें, लेकिन ये लोग अपनी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। हॉस्पिटैलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द ट्राइब। मोस्ट ऑफ द आर्मेनियन पीपल फॉलोड क्रिश्चियनिटी। ज़्यादातर जो आर्मेनियन पीपल थे वो लोग क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते थे या फॉलो करते थे। दे हैव अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फूड एट सोशल गैदरिंग। जब भी उनके यहाँ कोई सोशल गैदरिंग होती थी, मीन्स कोई फंक्शन होता था, पार्टी होती थी, तो वहाँ पे फूड्स की बहुत वैरायटी होती थी। दे फोकस्ड ऑन फॉरगिवनेस ऑफ सिंस एंड ऑन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। और क्या क्या इनकी विशेषताएं थी, फॉरगिवनेस यानी कि अगर कोई कुछ गलती करता है तो उसको वो फॉरगिव यानी कि माफ़ करने में विश्वास करते थे, और उनके अंदर टॉलरेंस यानी कि सहने की शक्ति भी थी। तो ये थे हमारे इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।